जैसा कि मित्रों, मैं यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ है उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पुट किए हैं वो किस प्रकार से वो गहराई से समझा जा सकता है। राइट। तो मैंने लास्ट के जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसके अंतर्गत मैंने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया था। और आज का लेक्चर के अंतर्गत हम कुछ और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि जो प्रश्न उठाए गए कहाँ तक हैं, कौन कठिन है, कौन इजी क्वेश्चन है। देखो, यूपीएससी जो क्वेश्चन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कठिन से कठिन क्वेश्चन सभी रखें। कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ से आपने पढ़ा नहीं है, हालांकि आपके अंदर अगर थोड़ी भी सेंस है कि हाँ, योग्यता है कि आपने अच्छे तरीके से कहीं से अध्ययन किया है, बुक से अध्ययन किया है, अच्छे से आपने मेहनत की है, तो आप उस चीज़ को आप कोऑपरेट कर सकते हो, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपके अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग जो समझ है आपकी, तो आप उस चीज़ को सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। राइट। तो अब हम इसी पे प्रयास करेंगे। कल मैंने आपको पॉलिटी और हिस्ट्री संबंधित काफ़ी क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के भी छूटे हैं और हिस्ट्री के भी, उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा ज्योग्राफी में भी बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन उनको भी उठाएंगे जो आपको इन्वायरमेंट से मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट अर्थात इकोलॉजी से क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। राइट। चलिए, तो मैंने 50 तक आपको बताया था कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल गवर्नर जनरल को बनाया गया था। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो बनाए गए तो 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था, उसके तहत उनको गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत का। राइट। भारत का देखो, गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जबकि भारत के गवर्नर जो रहे हैं वो वारेन हेस्टिंग रहे हैं। राइट। और भारत के गवर्नर, भारत के जो प्रथम वायसराय रहे वो लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आप देखोगे इन पे अभी हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम उन क्वेश्चनों को सबसे पहले हैंडल करेंगे जो क्वेश्चन ज्योग्राफी या हिस्ट्री से संबंधित हैं या एनवायरमेंट इकोलॉजी से है। चलो हम देखते हैं। देखो, ज्योग्राफी क्वेश्चन आए हैं, अब हम ज्योग्राफी क्वेश्चनों पे थोड़ा बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि उपरोक्त में से किन देशों की सीमा यूक्रेन के साथ सीमा साझा करती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में आप जानते हो, पिछले एक साल से ऊपर से आप जानते हो कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। तो वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना ही लाजमी है, क्योंकि यूपीएससी जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे क्वेश्चनों को पुट करता है, हर साल क्वेश्चन उसके आते रहते हैं। लेकिन इस बार उसका ट्रेंड जो रहा है वो 8 से 9 क्वेश्चन तक उसने अब की बार पीएससी में पूछे हैं। ठीक है, पीसी प्रीलिम्स में पूछे हैं। ओके। तो यूक्रेन की सीमा साझा जो देश करते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें से आपको पता होना चाहिए कि उनमें से कौन कौन से देश हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं, क्योंकि ये चर्चा में रहा है और आज से नहीं है, काफ़ी 1 डेढ़ साल से ये चर्चा में यूक्रेन चल रहा है निरंतर। तो हर व्यक्ति को, हर एक एस्पिरेंट को इसके बारे में जानकारी होगी कि यूक्रेन कहाँ पर है और वो लोकेशन कहाँ है, उससे आसपास लगने वाले देश कौन कौन से हैं। ओके। तो आपको पता होना चाहिए बुल्गारिया जो यहाँ पे दे रखा है, ये बुल्गारिया जो है ये बेलारूस से ऊपर सीमा साझा करता है। ओके। बुल्गारिया जो है ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये बुल्गारिया बेलारूस से ऊपर सीमा साझा करता है, इसलिए ये नहीं है। चेक रिपब्लिक जो है ये अगर आप देखोगे ना, तो इधर पोलैंड से इधर नीचे हुई लगा लगा ये देश मिलेगा, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा।
हंगरी जो है ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो हंगरी थोड़ा लगता है जैसे आपको इस प्रकार से आप देखोगे तो इधर वाले क्षेत्र में थोड़ा इस प्रकार से हंगरी लगता है। ये यूक्रेन है तो ये हंगरी है, तो हंगरी इसका एक ऑप्शन में मिलता है, तो ये सही है। लातविया अगर आप देखोगे तो लातविया है, लिथुआनिया है, ये ऊपर हैं, ठीक है, ये फिनलैंड के जस्ट वेस्ट में इन देशों को देखने को मिल जाएगा। लातविया और लिथुआनिया ये भी देश जो हैं से सीमा साझा नहीं करते हैं, जबकि रोमानिया है ये तो सीमा साझा करता ही है। ओके, ये दक्षिण मिल जाएगा आपको रोमानिया इस प्रकार से यहाँ पे, तो ये सीमा साझा करता है। इधर काला सागर है, ओके, इधर बेलारूस है, इधर रूस लगता है, इधर पोलैंड लगता है, तो इस प्रकार से ये देश लगते हैं। तो इतना समझ में आना चाहिए। तो कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो हंगरी और रोमानिया है, यही केवल दो देश ऐसे हैं जो यूक्रेन की सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से देश हैं, केवल दो देश हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 62, एक मिनट। इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि ये वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन को पुट किया गया है। तो वायुमंडल में आप देखोगे तो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाली सूर्य मात्रा से 10 गुनी है। देखिएगा एक बात आपको मैं बता दूं, इतना तो मुझे श्योर है कि आप जानते हो कि जब सूर्य हमारा जब इस पे आता है, कर्क रेखा पर आता है, तो सॉरी भूमध्य रेखा पर आता है, तो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य आता है, तो भूमध्य रेखा पर ये जब सूर्य आता है तो इसका प्रकाश सीधा लंबवत पड़ता है, राइट। सीधा कैसा पड़ता है, सीधी रेखा में लंबवत इसका प्रकाश पड़ता है। तो आप इस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हो कि जब प्रकाश यहाँ पर वो जाता है, तो यहाँ पर पड़ने वाला प्रकाश है उसका जो जो तापमान है, राइट, उसका जो सूर्य तप है वो अधिक रहता है। ओके, वो अधिक रहता है, जबकि ध्रुवों पर अगर आप देखोगे, इन क्षेत्रों पर देखोगे तो इस पे इसकी तुलना में कम रहता है। ये तो 100% श्योर है, लेकिन यहाँ बात ये कही है 10 गुनी है। तो ये एग्जैक्ट डाटा दिया गया है नहीं दिया गया है, ये तो किसी भी एस्पिरेंट को माइंड में सेट नहीं होगा कि 10 गुनी है कि 5 गुनी है कि 15 गुनी है। ओके, तो यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन किया जरूर है, लेकिन आप कॉमन सेंस से ये लगा सकते हो कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला जो सूर्य तप है कुल मात्रा में ध्रुवों से प्राप्त होने सूर्य मात्रा में 10 गुना है। लेकिन ये नहीं 100% कह नहीं सकते ना कि 10 गुनी है कि कितनी गुनी है, लेकिन इतना पता है कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला जो सूर्य तप है वो ध्रुवों से अधिक है। ओके, ध्रुवों से अधिक है, काफी अधिक है, क्योंकि आप जानते हो कि इधर जो तापमान है, इधर जब सूर्य यहाँ कर्क रेखा पर जाता है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य ताप है वो अधिकतम रहता है। ओके, इधर सबसे ज़्यादा रहता है, जबकि इधर वाले क्षेत्रों में वो कम रहता है, लेकिन यहाँ से वो 10 गुना है। इसलिए हम इस चीज़ को अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सही है गलत है, राइट। अब रक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग हैं। तो देखो आप जानते हो कि सूर्य के जो सौर विकिरण होता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए अल्ट्रा वायलेट होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो होती हैं, अब जो प्रकाश होती हैं, तो ये सूर्य तप के लगभग 2/3 भाग होती हैं। तो ये कहाँ तक आप सही कह सकते हो। अल्ट्रा वायलेट जो हैं ये आप जानते हो एक्स हुआ, ठीक है, एक्स है, बाई है, एक्स किरण है, बाई है, इसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, इसके बाद आप जानते हो विजुअल लाइट है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इनका ये 2/3 है। सूर्य मतलब अवरक्त किरण सूर्य साहब लगभग 2/3 भाग है। तो ये कहाँ तक सही है, आप कभी कह सकते हो कि ये सही बात है, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये तो। अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा व्यर्थ रूप से अवशोषित होती हैं। तो देखो अवरक्त प्रकाश जो होता है ये आप जानते हो हमारे नीचे वायुमंडल तक ये नहीं आती हैं। ओके, जलवाष्प में जैसे आप जानते हो नीचे वाला जो जलवाष्प पाया जाता है, आपको आप जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके इस प्रकार से आप देखोगे ना, तो ऊपर जो समताप ऊपर आपको मिलेगा समताप मंडल, तो यहाँ पर ऊपर से 28 से 30 किलोमीटर के बीच में जो ओजोन परत होती है, तो ओजोन परत क्या करती है जी, अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। तो इस प्रकार से आप जानते हो जो अवरक्त किरणें होती है निचले वायुमंडल में तो आती हैं, लेकिन ये निचले दिशा हिस्सा में अगर बात की जाए तो
कुछ हद तक आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती हैं, कहीं कहीं जब छिद्र हो जाता है तो आने लगती हैं। ठीक है, तो ये पेड़ पौधों को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन आप जानते हो जल वाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती हैं, वो भी वृहद रूप से। तो जल वाष्प ऐसा कुछ नहीं करता है, अवरक्त किरणों को, अवरक्त जो तरंगें होती हैं उनको जल वाष्प धारण नहीं करता है, उनको अवशोषित ही नहीं करता है। तो ये गलत है, क्योंकि अवरक्त तरंगें हमेशा याद रखना, ये ऑब्जर्व कौन करते हैं, तो ये करता है ओजोन परत होती है, ओजोन मंडल होता है, वही अब वहाँ पे ही ये प्रकाश जो तरंगें होती हैं, अवरक्त तरंगें होती हैं, ये क्या है, अब्जॉर्ब हो जाती हैं, राइट। जबकि आप जानते हो ये बृहत रूप से जलवाष्प में इसको अगर अवशोषित करता हो तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि जलवाष्प ऐसा कुछ नहीं करता है। हाँ, जलवाष्प तरंगों को अवशोषित जरूर करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, लेकिन वो अवरक्त तरंगों की अगर हम बात की जाए तो उनको नहीं करता है। ओके, चलिए डी ऑप्शन कह रहा अवरक्त तरंगें सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का भाग है। देखो एक बात हम आपको बता दें कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें एक प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की जो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की ही होती हैं, क्योंकि आप जानते हो सूर्य जब घूमता है, राइट, सूर्य जब चक्कर लगाता है, घूमता है अपनी दिशा में, बहुत तेज चक्कर जब लगाता है, तो इसके ऊपर है आसपास इसका एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वहां से जो तरंगें जो निकलती हैं, सौर विकिरण जो निकलता है, वो एक प्रकार का एक विद्युत चुंबकीय ही प्रकृति का होता है। ओके, वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है, लेकिन आप जानते हो तरंगों के प्रकाशक्रम का वो ही एक हिस्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए दृश्य प्रकाश जो स्पेक्ट्रम होता है, इसमें इसका प्रत्येक जो प्रकाश होता है, अलग अलग प्रकार का इसमें जो किरणें पाई जाती हैं, सभी का जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है वो अलग अलग होता है। ओके, तो स्पेक्ट्रम जरूर पाया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम जो होता है वो पाया जाता है, उसमें ऐसी बात नहीं कि नहीं पाया जाता है, हर एक तरंगों में स्पेक्ट्रम जो होता है वो अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जानते हो जो अवरक्त तरंगें हैं सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का भाग हैं। तो ये बात हम अपनी तरफ से इसको सही मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको तो हम सही मान लेते हैं, आयोग मानता है या नहीं मानता हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि 10 गुना, क्योंकि 10 गुनी की अगर यहाँ बात कही गई है तो ये 10 गुना जो है ना, एक्चुअली में 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो, आगे पीछे हो, लेकिन ये बात इसकी तुलना में काफी ठीक मान सकते हैं कि अवरक्त तरंगें होती हैं वो सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्य स्पेक्ट्रम का ही भाग होती हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है उसके आसपास जो विद्युत एक प्रकार से देखा जाए तो उसके आसपास जो जो देखा जाए एक चुंबकीय पूरा वो बनाता है, चुंबकीय रेखाएं बनाता है, तो उसमें जो प्रकाश निकलता है वो एक प्रकार की कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय होता है, क्योंकि अवरक्त तरंगें आप जानते हो वो विद्युत चुंबकीय ही प्रकृति की होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो आ, चलिए तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलो अब इसको आयोग क्या कहता है हम क्लियर तो नहीं कह सकते हैं, हालांकि आप जानते हो कि भूमध्य रेखा पर वाला भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, लेकिन हम डीपे ही इसको हम मानते हैं। आ, चलिए पहले हम ज्योग्राफी पे हम बात करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 यानी अर्थात 63वां क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। देखो बात ये, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं तो आप जानते हो जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आप जानते हो कहाँ पाए जाते हैं, जो पृथ्वी का जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है कर्क और मकर रेखा के बीच का, ये पूरा एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे तो यहाँ पर तो आप जानते हो वर्ष भर यहाँ पे बारिश रहेगी, वर्ष भर यहाँ तापमान रहेगा, तो आप जानते हो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सदाबहार वन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सदाबहार वन जो होते हैं ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, क्योंकि निरंतर इनको पानी मिलता रहता है, निरंतर वर्षा इनको जब मिलती रहती है तो, और तापमान भी इनको भरपूर मात्रा मिलता रहता है, तो ऐसी अवस्था में ये जो वन जो होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो ये अंदर से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, एक लेंदी टाइप के होते हैं। तो अमेजन के आपने वर्षा वन देखे हों
ब्राज़ील वाले क्षेत्रों में आपने वन देखे हों। तो ये जो वन हैं या और भी आपको मिल जाएँगे, कई अपने भारतों में भी आपको मिल जाएँगे। निचले स्तर पे आपको मिलेंगे इधर तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन। तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे जो वर्षा वन वाले जो होते हैं तो ये काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश मिलता रहता है, तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? जितना ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, वर्षा मिलेगी, ऑटोमेटिक वो पौधे रहेंगे। तो आप जानते हो कि वहाँ पर आप जानते हो तो ये क्या होती है कि जैसे इनको तापमान मिलता है तो निश्चित तौर पर इनकी जो पानी है जो नीचे-नीचे टिप-टिप प्रकार से आता रहता है। तो यहाँ पर जो मृदा होती है, ठीक है? यहाँ पर जो मृदा होती है तो मृदा में आप जानते हो कि ये पोषक जो तत्व होते हैं वो घुल-घुल करके भी बहते रहते हैं, ओके? वो घुल-घुल कर बहते रहते हैं, लेकिन आप जानते हो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही घुलते रहें, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे पेड़ होते हैं अधिक होने की वजह से मिट्टी का कटाव कम मिलता है, राइट? लेकिन मिट्टी कटाव कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो पोषक तत्व इसमें जो होते हैं, वो पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो निरंतर इसमें कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जैसे-जैसे पानी आएगा और टेम्परेचर नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे पेड़-पौधे अधिक पाए जाते हैं, तो पेड़-पौधे अधिक पाने की वजह से आप जानते हो तापमान निरंतर नीचे तक नहीं आ पाता है, ओके? नीचे तक जब नहीं आ पाता है तो 100% है यहाँ पर टेम्परेचर ना होने की वजह से यहाँ पे सिलिकॉन की मात्रा भी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो हमेशा टेम्परेचर में ही एक्टिवेट होता है, जबकि पानी की मात्रा में मैग्नीशियम एक्टिवेट रहता है। तो ऐसी अवस्था में आप जानते हो कि सिलिकॉन एक्टिवेट ना होने की वजह से जो मृदा जो होते हैं यहाँ पर पोषक तत्वों से भरपूर नहीं हो पाती है, ओके? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्षा वन मैदान जो होते हैं वो एक्चुअली में यहाँ पेड़ पौधे अधिक पाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो वर्षा होती है, राइट? और तापमान भी मिलता है निरंतर, तो प्रकाश संसरण होता रहता है। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ की जो मृदा होती है वो पोषकदार नहीं होती है, ठीक है? पोषकदार नहीं होती है, कमी इसमें पोषक तत्व मिलते हैं लेकिन इतने नहीं मिलते हैं जितना यहाँ पे भरपूर बोला गया है, नहीं होते हैं, जबकि इसमें कमी होती है, ठीक है? ऐसा होते हैं, कमी होती है। तो अर्थात आप इस प्रकार से कह सकते हो कि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कमी होती है, क्योंकि उसमें लीचिंग होती रहती है। तो ऊपर से लीचिंग होगी तो 100% है, पानी जब इसका लीचिंग नीचे तरीके से होता रहता है तो रिस कर वो नीचे जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो मृदा है ऊपर के जो पोषक तत्व होते हैं वो कम पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो आप इस प्रकार से इसे कह सकते हो कि ये वाला गलत है, जबकि ये वाला अगर वो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की उच्च ताप आर्द्रता के कारण मृदा विद्यमान मृत जैव पदार्थ द्रुत अपघटन होता है। तो ये बात देखो हम इसको सही मान लेते हैं, ठीक है? इसको हम सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के जो उच्च तापमान तो पाया ही जाता है, आर्द्रता भी भरपूर पाई जाती है। तो उच्च तापमान आर्द्रता की वजह से आप जानते हो यहाँ पर आप देखा जाए तो कारण मृदा में जो विद्यमान मृत जैव पदार्थ होते हैं, मृदा में मृत जैव पदार्थ जो होते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो एक प्रकार से आप ऐसे देख सकते हो कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं तो वहाँ पे उच्च तापमान और आर्द्रता पाई जाएगी, लेकिन आर्द्रता उच्च तापमान पाई जाती तो है, लेकिन यहाँ पे आप जानते हो कि मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ यानी कि मृत जैव पदार्थ है उनका अपघटन होता है। तो अपघटन किस अवस्था में होता है आपको पता होना चाहिए। अपघटन ऐसी स्थिति में होता है कि जब आप जानते हो कि जब वहाँ पे निरंतर आप जानते हो क्या होता है, टेम्परेचर भी मिलता रहता है, और आप जानते हो कि टेम्परेचर है, वायु है, जब मिलती है तो ऐसी स्थिति में मृत जैव पदार्थ जो होते हैं उनका अपघटन होता है, ठीक है? लेकिन आप जानते हो यहाँ अपघटन होने की वजह क्या है? यहाँ अपघटन होने की वजह इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होता है, जब वर्षा नीचे पानी होती रहती है तो वर्षा होने की वजह से नीचे जब बारिश आती है तो यहाँ पर जो मृत जैव पदार्थ होते हैं तो उनका क्या होता रहता है, अपघटन होता रहता है। वो अपघटन होने के कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे मैग्नीशियम एक्टिवेट रहता है, तो ऐसी अवस्था में जो मृत जैव पदार्थ होते हैं यानी कि मरे जो जैव पदार्थ होते हैं वो आप जानते हो द्रुत अपघटन का मतलब है एकदम थोड़ा द्रुत, इस शब्द को थोड़ा आप देख लेना, द्रुत अपघटन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। द्रुत का यहाँ पे हम शीघ्र ले सकते हैं या हम
डिग्री समझ सकते हैं कि ले सकते हैं, तो अपघटन होता है, तो ये बात हम मान सकते हैं कि ये बात सही हो सकती है। ठीक है, ये बात सही हो सकती है क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं तो वहाँ पे उच्च तापमान और आर्द्रता होती है, तो ऐसी स्थिति में जो मृत जैव पदार्थ होते हैं उनका अपघटन होता रहता है। राइट, तो आप कह सकते हो कि पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ये वाला कहलाएगा कि पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। ठीक है, चलिए देखो पहला तो गलत है, तो पहला अगर गलत है तो दोनों गलत तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई है ही नहीं कि दोनों गलत हैं। पहला कथन दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो एक सही है दूसरा गलत है, एक गलत है, तो जब पहला गलत तो ऑटोमेटिक दूसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हम इसको डी मान लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 63वां। देखो ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। अब एक बात आपको मैं बता दूं, विपर्यास, ये देखो हिंदी कितना कठिन है। ये यहाँ पे विपर्यास का मतलब क्या होता है ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि विपर्यास का मतलब यहाँ पे विलोमता से हो सकता है कि यहाँ पे जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं इनकी जब ये ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान आता है तो ग्रीष्म ऋतु में स्थिति में जो महासागर और महाद्वीप हैं, राइट, तो इनके बीच जो तापमान है टेम्परेचर तो रहेगा ही, क्यों ग्रीष्म ऋतु है, तो ऐसी स्थिति में विपर्यास है, यहाँ की जो विलंबता है शीत ऋतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो आप एक बात मुझे ये बताइए कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी पे ये जैसे भूमध्य रेखा है, ओके, मैंने आपको डीपली पढ़ाया है इस विषय में, तो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा में जब सूर्य क्या होता है कि जब उत्तरायण जाता है, राइट, इस प्रकार से उत्तरायण जब जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आने लगती है। कहाँ पे ग्रीष्म ऋतु जब आती है इधर हमारे उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है तापमान है वो वृद्धि होने लगती है। क्या होती है, टेम्परेचर की तापमान की वृद्धि होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो जो महाद्वीप होते हैं, तो महाद्वीप अगर आप देखोगे तो महाद्वीप पे जो टेम्परेचर होता है वो अधिक पड़ता है। ओके, टेम्परेचर अधिक पड़ता है जब, तो अधिक टेम्परेचर पड़ता है, महासागरों के बीच तापमान की जो प्रयास है यानी कि इसमें जो डिफरेंस है विलोमता है शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये बात सही हो सकती है, सही है, क्योंकि आप जानते हो कि तापमान है तब जब इधर आता है टेम्परेचर इधर आता है तो यहाँ पर जो महासागर हैं और महाद्वीप है तो इनमें तापमान में जो विलोमता होती है वो कम ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब टेम्परेचर आप जानते हो इधर जब तापमान अधिक होता है तो अधिक तापमान होने की वजह से, अधिक तापमान होने की वजह से यहाँ पे जो महासागर होते हैं, जो महासागर होते हैं इनकी ये क्या होते हैं, ये विशिष्ट ऊष्मा को सबसे ज़्यादा धारण करते हैं, राइट, ये क्या करते हैं विशिष्ट ऊष्मा को सबसे ज़्यादा धारण करने की इनके अंदर क्षमता होती है। तो इस वजह से आप जानते हो कि इसमें जो विलोमता है वो 100% मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इसकी बात नहीं है, जबकि बात है यहाँ पे शीत ऋतु की अपेक्षा, यानी कि शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। तो शीत ऋतु में आप देखोगे जब ये दक्षिणायन जाएगा तो यहाँ पे शीत ऋतु आ जाएगी, सर्दियाँ आ जाएंगी, तो सर्दियाँ आने में क्या होता है कि महाद्वीप और ग्रीष्म तो विपर्यास है, तो विपर्यास जो तापमान है वो इससे अपेक्षा अधिक होगा ही, ये तो 100% सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा को आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि 1 डिग्री टेम्परेचर को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर को अगर आप कोई जल धारण कर लेता है तो उसको हम उसकी विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो आप जानते हो जल जो होता है वो अधिक से अधिक टेम्परेचर को धारण करता है, राइट, तो जल जितना ज़्यादा टेम्परेचर धारण करेगा उतना ही ज़्यादा वो लंबे समय तक गर्म रहेगा। ओके, तो आप जानते हो कि जल में विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने की वजह से ही दिन और रात में जो जल समीर हैं या स्थलीय समीर हैं ये आते रहते हैं। जैसे जलीय समीर हुआ या स्थलीय समीर हुआ, ये हमेशा किसकी वजह से आते हैं, इसी की वजह से आते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि रात के समय में क्या होता है कि जो तापमान है उसका समुद्र का वो अधिक रहता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में आप जानते हो कि तापमान अधिक होने की वजह से जो
सागरी समीर होते हैं वो चलने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये ठंडे हो जाते हैं जल्दी, जल की अपेक्षा ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में इधर से ये इस प्रकार से हवा चलने लगती है, क्योंकि हाई से लो प्रेशर की ओर वायु का चलना स्वाभाविक है इस वजह से, राइट। चलिए, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अधिक होती है, तो 100% स्क्वायर है, क्योंकि ये लंबे समय तक में गर्म होते हैं। जो जल है वो लंबे समय तक गर्म होता है और लंबे समय में ये ठंडा होता है। तो क्योंकि और ये लंबे समय में गर्म होना, लंबे समय में ठंडा होने का ये मैक्रो रीजन जो है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये विशिष्ट ऊष्मा इसकी सबसे अधिक होती है भूपृष्ठ की अपेक्षा। और भूपृष्ठ जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी से वो ठंडे हो जाते हैं। ओके, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। तो ये दोनों सही हैं, यानी कथन एक कथन दोनों सही हैं, कथन एक कथन दोनों सही हैं। तो देखो दोनों सही हैं, दोनों सही तो इसमें दिया गया है, तथा कथन दो है, कथन एक की व्याख्या करता है। तो आप एक बात ये बताओ, जल की विशिष्ट ऊष्मा है, इसी की वजह से तो तापमान विलोमता रहती है महाद्वीप और महासागरों में, इसी की वजह से तो रहेगी, क्योंकि आप जानते हो महाद्वीप और महासागरों के बीच जो तापमान का विपर्यास है, इसमें जो भिन्नता देखने को मिलेगी, ये इसकी विशिष्ट ऊष्मा की ही तो वजह है, क्योंकि महाद्वीप जो होते हैं जल्दी से गर्म होते हैं, महासागर जल्दी से गर्म नहीं हो पाते हैं, राइट। तो यही तो इसी की यही तो स्थिति बनती है। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो इसको प्रदर्शित करती है महाद्वीप और महासागरों के टेम्परेचर को, राइट। महाद्वीप और महासागर के टेम्परेचर में जो विलोमता देखने को मिलेगी वो किसकी वजह से है? विशिष्ट ऊष्मा की वजह से है। तो ये दूसरा जो है ना, ये इसी का ही कार्य दर्शाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो शीत ऋतु अपेक्षा अधिक होती, तो ये यहाँ पे थोड़ा अलग से ऐड किया गया है। तो ये बात जो है ना इसको प्रदर्शित करती है। तो आप कह सकते हो कि इसका ऑप्शन जो है वो ए है, क्योंकि कथन एक कथन दोनों सही हैं तथा कथन दो है एक की सही व्याख्या करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर अगर हम 65 65 अगर हम क्वेश्चन देखें, 65 क्वेश्चन क्या कहता है कि भूकंप लेखी जो सिस्मोग्राफ है, हाँ, जो भूकंप लेखी यानी कि जो भूकंप को मापता है, ठीक है, तो एस तरंगों से पूर्व पी तरंगों को अभिलिखित करता है। देखो आप जानते हो कि पी तरंगें हैं, एस तरंगें हैं, एल तरंगें हैं, ये तीन प्रकार की तरंगें होती हैं। जब हमारी पृथ्वी में कोई हलचल होती है तो हलचल होने के बाद ये यांत्रिक तरंगें होती हैं, ये क्या करती हैं कि एकदम एक्टिवेट होती हैं। क्योंकि आप जानते हो कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी के अंदर हो रही है तो हमेशा याद रखना उसमें क्या होती है कि हलचल जब होती है तो हलचल होने के बाद में कोई भी चीज़ टकराती है या कोई चीज़ एकदम उसके बीच घर्षण सा होता है, तो उसमें तरंगन का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो उसमें वही तीन प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसमें आप जानते हो पी तरंगें हो गई, एस तरंगें हो गई, एल तरंगें हो गई, राइट। तो आप जानते हो जब हमारे पृथ्वी के अंदर किसी भी प्रकार की हलचल होती है, भूकंपी संबंधी या कोई ज्वालामुखी विस्फोटन होता है या कहीं पर प्लेटें जो होती हैं आपस में घर्षण करती हैं, टकराती हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब ये जब ये तरंगें उत्पन्न होंगी, ओके, ये जो तरंगें उत्पन्न होती हैं तो आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो यहाँ से मान लो तरंगें उत्पन्न हुई, ठीक, तो यहाँ पर कोई प्लेटें हैं, ये प्लेटें जब आपस में यहाँ टकरानी, तो यहाँ से जब तरंगें उत्पन्न होंगी तो यहाँ पे तीन प्रकार की होती हैं। पहले आप जानते हो कि जहाँ पर ये एक फोकस मूल बिंदु होता है, और जहाँ पे ये पहले जाते हैं इसको अधिकेंद्र बोलते हैं, ये फोकस होता है, और जहाँ पे ये टकराती हैं जाके तो इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, राइट। तो अधिकेंद्र सबसे पहले पहुँचती हैं तो यहाँ पर होता है फोकस मूल, ठीक है, और जहाँ पे ये पहुँचती हैं तो ये होता है अधिकेंद्र, राइट। अब क्या हुआ कि भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ एस तरंगों से पूर्व पी तरंगों, यानी कि आप जानते हो पी तरंगें होती हैं, इनका वेग जो होता है वो 11 किलोमीटर इसका पर सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा। एक मिनट, इसका जो वेग होता है पी तरंगों का, ये 11 किलोमीटर से ऊपर, लगभग 11 से ऊपर ही होता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एस तरंगों की तुलना में जो पी तरंगें होती हैं वो तेज चलती हैं, ठीक है, ये एस तरंगों की तुलना में पी तरंगें जो होती हैं वो तेज चलती हैं, राइट। तो जब पी तरंगें तेज चलती हैं तो 100% है जो सिस्मोग्राफ है, तो पी तरंगें पहले पहुंचेंगी उसके पास में, राइट।
तो पी तरंगें उसके पास पहले पहुंचेंगी, क्योंकि एस तरंगों की जो गति होती है वो इतनी तेज नहीं होती, ये होती है 5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बीच रहती है, जबकि इनकी गति बहुत तेज होती है पी तरंगों की। और ये जो तरंगें होती हैं ये प्रकार की अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगें होती हैं, अर्थात ये जो तरंगें होती हैं ये आप देखोगे तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगें होती हैं, इस प्रकार से चलती हैं, सीधी रेखा में इस प्रकार से गतिवान करती रहती हैं, इस प्रकार से। तो आप ऐसे कह सकते हो। तो सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ एस तरंगों से पहले पी तरंगों को वैसे पी तरंगों को ये लेता तो नहीं है, लेकिन पी तरंगें उसके पास पहले से पहुंच जाती हैं, ठीक है। वैसे तो एस तरंगों को ही प्रकार से उसको अवज्ञान करने का प्रयास करता है, लेकिन पी तरंगें पहले पहुंचती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए, एस तरंगें से पहले पी तरंगें ही वहाँ पहुँचती हैं, तो ये बात सही है। अब बात ये कहता है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों के कण प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो देखो एक बात आपको बता दें कि पी तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, जबकि आपको एस जो तरंगें होती हैं ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें होती हैं यानी काटनुमा। जैसे आप जानते हो कि इस प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगें और जो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगें होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। तो इसमें ये कहा है कि पी तरंगों के अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, तो ये आगे पीछे इस प्रकार से कंपन करके हुए चलते हैं, ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं, कंपन करके हुए चलते हैं। जबकि एस तरंगे, तो आप जानते हो कि इनकी तेज क्यों गति होती है, आप जानते हो कि ये इस प्रकार से चलती हैं सीधी सीधी रेखा, क्योंकि एस प्रकार की जो तरंगें होती हैं वो एक्चुअली में इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो इनके बीच में ये जो होती है तरंग दैर्ध्य होती है एक पूरी प्रकार से बनती है इस प्रकार से। तरंग दैर्ध्य तो आपको पता ही होगी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो उसके बीच में एक तरंग दैर्ध्य होती है वो बनता है। चलिए, तो ये भी सही हो जाएगा इसके अंतर्गत, तो एक और दो दोनों ही सही है। और आपको पता होना चाहिए जो पी तरंगें होती हैं वो ठोस द्रव गैस सभी में चलती हैं, तो इस प्रकार से ये सभी में फैलती हैं के पी तरंगें, जबकि एस तरंगें हैं वो केवल केवल जो होती हैं वो केवल ठोस में ही चलती हैं, ठीक है, ठोस में ही चलती हैं, वो द्रव में नहीं चलती। तो ये वाला हमारा क्या है, मेंटल पाया जाता है, ऊपर वाला, ऊपर अपर मेंटल होता है ऊपर से, तो ये एस तरंगों से ही पता चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसमें नहीं चलती हैं, तो ये इस प्रकार से घूम जाती हैं इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से हो जाती हैं, ठीक। और जबकि ये सीधी सीधी चलती हैं तो ये इस प्रकार से चलती हैं, तो क्योंकि एस पी तरंगें जो होती हैं वो सीधी सीधी रेखा में आती हैं, ओके, इस प्रकार से। लेकिन आप जानते हो एस पी तरंगों में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पी तरंगें जो होती हैं वो एक्चुअली में देखा जाए जब ऐसे आती हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भी बड़े बड़े चट्टान पत्थर हैं, बीच में ठोस मिल जाएगा, कहीं पे द्रव मिल जाएगा, तो कहीं प्लाज्मा अवस्था में मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में ये पी तरंगें भी होती हैं, ये भी प्रभावित होती हैं। तो इनके कण की जो तरंग की प्रसार गति होती है ये आगे पीछे होने का कारण यही है, क्योंकि आप जानते हो कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा, कहीं पर ठोस है, कहीं पर फिर प्लाज्मा अवस्था में है, तो कहीं कैसा है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो ये तरंगें जो होती हैं ये आगे पीछे हो जाती हैं, जबकि एस तरंगें जो होती हैं उनका दिशा जो होती है समकोणीय रूप से, आप जानते हो इस प्रकार लंबवत दिशा में इस प्रकार से आगे पीछे ऐसे समकोणीय दिशा में चलती होती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जानते हो ये ठोस में नहीं चलती हैं, सॉरी ये द्रव में नहीं चलती, ये केवल केवल ठोस में ही चलती हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा, ओके। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोयला आधारित जो तापीय संयंत्र होते हैं ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो वैसे तो अगर आप देखोगे तो कोयला जो आधारित तापीय संयंत्र जो भी होते हैं ये केंद्र द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। वही ये केंद्र सूची के विषय में ही आ जाते हैं, जो संयंत्र वगैरह हैं ये वाले कोयला आधारित वाले, ऐसे विद्युत तापीय संयंत्र हैं। तो इसमें ये कहा गया है उनमें से किसी भी समुद्र जल में उपयोग नहीं होता है। तो आप एक बात मुझे ये बताइए
आप एक बात ये बताइए, किसी भी एस्पिरेंट को नहीं पता है, ठीक, कोई भी एस्पिरेंट को नहीं पता है कि कोयला आधारित तापीय जो संयंत्र, कोई भी ऐसा तापीय शक्ति संयंत्र है जो किसी समुद्र में जल का उपयोग नहीं होता, किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि एक भी ना हो? इतने सारे कोयला आधारित तापीय संयंत्र अलग अलग राज्यों में हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है जो समुद्र के जल का उपयोग नहीं करता हो? आप खुद अपने माइंड से लगा सकते हो, कॉमन सेंस कर सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल 100% तो नहीं जा सकते हो कि अगर आपको कोई किसी का पता हो, नाम पता हो, तो आप कह सकते हो कि देखो ये समुद्र जल से संबंधित है। अगर आपको पता नहीं है तो आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ऐसी स्थिति नहीं होगी, ऐसा कोई ना कोई ऐसा जरूर हो सकता है समुद्र जल से जो उपयोग करता होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हो कि उनमें से किसी भी समुद्र का उपयोग नहीं होता है? तो देखो, ये एक प्रकार से एक्सट्रीम वाला ये एक बात हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। भारत इतना बड़ा है, भारत के आसपास समुद्र लगा हुआ है, खाड़ी लगी हुई है, तो ऐसा कोई भी ऐसा उद्योग नहीं हो सकता है जो समुद्र जल का उपयोग नहीं करता होगा। होगा, जरूर होगा, आपको भले ही उसका पता ना हो, लेकिन कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका एक आपको मिल जाएगा, हम आपको बता देते हैं, गुजरात में मिलेगा मुद्रा नाम का, ठीक है। मुद्रा जो तापी संयंत्र, वो आपको गुजरात में मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखोगे तो उसमें जो पानी यूज होता है वो समुद्र का ही यूज किया जाता है, राइट, समुद्र का ही यूज किया जाता है। कच्छ की खाड़ी वगैरह से वहाँ पे समुद्र का यूज किया जाता है। इस प्रकार से ये वाला कथन गलत हो जाएगा। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। एक बात एक बात मुझे ये बताइए कि जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। देखो, एक बात आपको मैं बता दूं कि जल संकट वाले जिले में स्थित स्थापित नहीं है इनमें, उनमें से कोई भी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखो, आप एक चीज, एक बात मुझे क्लियर कट आप ये सोचिए कि कोई भी अगर तापमान है, सॉरी, जहां पर भी कोई एक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में कोयला अगर है, अगर उस क्षेत्र में कोयला है, राइट, कोयला अगर है, अगर ये व्यवस्था, वहाँ की परिवहन व्यवस्था देखी जा सकती है कि अगर वहाँ पे निरंतर परिवहन की व्यवस्था, अगर सही तरीके से कॉरिडोर वहाँ बन सकता है परिवहन को लेकर के, तो 100% है कि वहाँ पर कोयला आधारित तापीय संयंत्र बनाया जा सकता है, क्योंकि जल जो है वहाँ से लाया जा सकता है, ओके। जल कहीं से लाया जा सकता है, नदियों के माध्यम से, समुद्र से माध्यम से, कहीं से भी जल लाया जा सकता है। तो जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। तो एक बात आपको बता दें, जल वाले संकट में अगर सरकार स्थापित करती है तो वहाँ पर अगर सरकार को लगता है कि यहाँ पे जल की सुविधा प्रोवाइड कराई जा सकती है, जल पहुँचाया जा सकता है, तो सरकार कर सकती है। अगर उसको लगता है कि यहाँ से हम उत्खनन, यहाँ पे हम यहाँ से खनन कर करके हम कहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है, अगर जहाँ पे भी नदियाँ हैं या कहीं झीलें हैं, नहरें हैं, या कोई समुद्र किनारा है, अगर वहाँ स्थापित करते हैं तो हम जो फिर हमको कोयला का जो खनन है वो लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो सरकार दो विचार कर सकती है इसमें, तो या तो वो जल को यहाँ लेके आए या यहाँ से वो कोयला को लेके जाए, ओके, यही कंडीशन बनेगी। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है? कोई ना कोई तो हो सकता है जल वाले संकट में। आप जानते हो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो जल वाले संकट, जहाँ पे जल की सुविधा नहीं है लेकिन वहाँ पर कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र मिल जाएंगे। सरकार वहाँ पर जल की सुविधा रखती है, ठीक है, जल को ले जाएगी वहाँ पे, नदियों के माध्यम से ले जाए, चाहे वो नहरों के माध्यम से, कोई भी परियोजना के माध्यम से ले जाएगी, ठीक है, या अलग अलग वो बड़े बड़े जो टैंक होते हैं उनके माध्यम से लेके जाए, ठीक है, लेके जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है जिले में स्थापित नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ओके। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व वाला नहीं है। तो आपको एक बात बता दूं हम कि उद्योग जो कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र जो होते हैं, ये एक्चुअली में सरकार के अंडर में होते हैं। वैसे तो आप जानते हो अगर सरकार चाहे तो, वैसे आप जानते हो कि सरकार चाहे तो ये निजी स्वामित्व में भी दे सकती है, ओके, निजी स्वामित्व में भी दे सकती है। लेकिन कुछ, अगर सरकार चाहती है कि हम निजी को दे करके उस पर हम अपना फ़ायदा चाहें, निवेश करके उसको फ़ायदा चाहें, ओके, तो ये भी सरकार कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार, ऐसा कोई भी कोयला आधारित नहीं है जो सरकार के ही अंडर में हो। ऐसे हो सकते हैं कुछ कि जो निजी स्वामित्व में किसी के हों, ओके, निजी स्वामित्व में किसी के हों, तो जिसमें आप जान सकते हो, जैसे अडानी का भी आपको मिल जाएगा पावर है, अडानी पावर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे कई हैं, एक दो तीन मिल जाएंगे आपको जो निजी स्वामित्व में ही है, निजी स्वामित्व में भी काम करते हैं, वो कोयला आधारित ही तापीय संयंत्र हैं
जो निजी स्वामित्व में भी काम करते हैं। ओके, तो ये भी वाला जो है ना, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी है। ठीक, चलिए। बोल बैचिया पद्धति है, इसको हम एक देख लेते हैं, बोल बैचिया पद्धति। ठीक है, तो बोल बैचिया पद्धति कभी कभी एक नाम उल्लेख होता है। देखो, बोल बैचिया पद्धति आप जानते हो, एक प्रकार से जब वायरस फैलते हैं तो ऐसी अवस्था में जो मच्छरों के जो वायरस होते हैं, ओके, तो मच्छरों के होने वाले जो विषाणु वायरस हैं उसको नियंत्रण करने की एक प्रकार का ये मेथड होती है। तो बोल बैचिया जो पद्धति है, ये जो संक्रमित मच्छर होते हैं, जब किसी को मच्छर, आप जानते हो कि डेंगू जैसे मच्छर हैं, ठीक है, तो जब डेंगू मच्छर हैं या और कई प्रकार के जो एक और भी मच्छर होते हैं, डेंगू मच्छर है, जोंडा मच्छर है, इस प्रकार के जो मच्छर होते हैं वो आपको देखे जाएं तो जब ये काट काट कर लेते हैं तो फिर इससे क्या है, वायरस फैल जाता है। ठीक है, वायरस फैल जाता है, क्योंकि डेंगू एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, तो वो भी क्या है, क्या वायरस फैलाता है। तो 100% है कि इसमें जो बोल बैचिया जो पद्धति होती है, यहाँ पर देखा जाए तो इस बोल बैचिया पद्धति क्या करती है, तो बोल बैचिया जो पद्धति है का काम क्या होता है कि जो देखा जाए कि जो शरीर के अंदर जो वायरस फैला है, राइट, वायरस फैला है, तो वायरस फैलता है तो वो प्रतिरक्षा प्रणाली को आप जानते हो प्रभावित करता है। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक प्रकार की बोल बैचिया पद्धति को लाया जाता है, राइट, जिसमें जैसे एंडीज एजिप्टी जैसे मच्छर हैं, ठीक है, जैसे डेंगू हैं, चिकनगुनिया हैं, ठीक है, पीत ज्वर है, इन बीमारियों को प्रसार करता है, तो इनको वो क्या कर लेता है, वो नियंत्रण करने का प्रयास करता है। ठीक, चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। बोलबैचिया पद्धति किससे संबंधित है, जो मच्छर होते हैं, होने वाले विषाणु रोग होते हैं, उन विषाणु जो रोग होते हैं उनको नियंत्रण करने के बोलबैचिया पद्धति का उल्लेख किया जाता है। और ये जो आई थी ना, वो इंडोनेशिया से संबंधित थी। ओके, इंडोनेशिया के जो कुछ शोधकर्ता रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को निकाला था। ये तो चर्चा में रही थी, आपने 2020 में पढ़ा होगा करंट अफेयर, तो उस समय चर्चा में रही है बोल बैचिया पद्धति। चलो, तो इसका जो आंसर है आपको पता होना चाहिए, कौन सा है, बोल बैचिया पद्धति का मच्छर से होने वाले विषाणु रोगों को प्रसार को रोकना। ये तो कठिन नहीं था क्वेश्चन। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। ये वाला क्वेश्चन है 68 नंबर का। तो 68 नंबर जो क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना, ठीक, चूना मिलाकर महासागरों में क्षारीयता बढ़ाना, विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड अपग्रेड कर उसे कार्बोनेटिक जल के रूप में परित्यक्त भूमि खानों के अंदर पंप करना। आप खुद देख सकते हो हिंदी कितनी टफ आई है, ये आप देखो कितना टफ हिंदी इसमें रखा गया है। ठीक है, तो चलो,
तो ये देखो क्वेश्चन जो है ना, ये काफी क्वेश्चन ये कठिन में हम ले सकते हैं, ये क्वेश्चन कठिन है। अब उपरोक्त ये जो गतिविधियां हैं ये कौन कौन सी हैं? बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना और चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। तीसरा है विभिन्न उद्योगों द्वारा जो निर्मुक्त है, यानी मुक्त की गई निर्मुक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, का अपग्रेड कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। तो कौन सी है प्राय चर्चा में है? यानी विव्यक्ति भवन, यानी कि कार्बन का अपग्रेड करती है, कार्बन का अपग्रेड करती है। तो कार्बन के अपग्रहण करने में इनमें से कौन कौन सी सहायक है, में से कौन कौन सी सहायक हो सकती है? तो ये बात कहा गया है कि उपरोक्त जो ऊपर की तीनों गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों से हम कार्बन को क्या अपग्रहण कर सकते हैं, ये बात कही गई है। सिक्रीट्रेशन यानी विवेक्ति भवन, ठीक है, कार्बन अपग्रहण और विवेक्ति भवन या सिक्रेस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं। तो देखो एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, कार्बन, जैसे आप जानते हो कार्बन का अपग्रहण करना मतलब कार्बन अपग्रहण करना और किन किन विधियों के माध्यम से हो सकता है? बहुत सारी विधियां होती हैं। तो सिक्रिफिटेशन अभिव्यक्ति भवन जैसे नीचे जैसे जमाव करते हैं कार्बन का इस प्रकार से यहाँ पे, तो इसकी एक पूरी पंपिंग होती है, पूरा इस प्रकार से यहाँ पे लाया जाता है, पूरा कार्बन उत्सर्जित होता है। तो कार्बन को उत्सर्जित को पूरा एस को ले लेते हैं, उसको संगठित करती है और ज़मीन के अंदर पंपिंग करती है। तो ये वाला जो है ना विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड अपग्रेड कर उसे कार्बोनेटेड जल के रूप में अंदर पंप करना है। तो ये बात ठीक है कि चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। अब एक बात ये बताओ, महासागरों की क्षारीयता, वैसे ये क्वेश्चन मेरे लिए भी बहुत कठिन है, ठीक है, क्योंकि महासागरों की जो क्षारीयता है, महासागर में आप जानते हो ऑलरेडी क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है, NaCl होता है। और NaCl आप जानते हो, NaCl जो होता है ये ऑलरेडी आप जानते हो क्या होता है, एक प्रकार से ये एक प्रकार का लवक होता है, वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ये एक प्रकार से नमक होता है, ठीक है, इसमें अम्ल क्षार मिक्स होते हैं, सोडियम, इसमें देखो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें नमक होता है। दूसरा बात इसमें जल होता है। तो ये ऑलरेडी आप देखोगे ना, तो ये क्षारीय अम्लीय अवस्था का पहले से ही, जो महासागर होते हैं क्षारीय अम्लीय अवस्था पहले से ही उसमें मिक्सअप होता है, ठीक है। अब उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाओगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो आप जानते हो ये जब मिलता है जल से तो 100% है ये क्षारीय बढ़ेगा, क्योंकि HCO3 प्लस आप जानते हो HCO3 बनता है, राइट, ये बनता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्षारीय है ना, क्या है, ये एक प्रकार का क्षारीय होता है। तो अगर आप क्षारीय बढ़ा दोगे, अगर आप क्षारीय बढ़ा दोगे, तो पहली बात आप जानते हो कार्बन सबसे ज़्यादा कौन अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो समुद्र में सबसे ज़्यादा, बहुत सारे हर साल काफ़ी मिलियन टन उसको अब्जॉर्ब करता है महासागर, कार्बन को अवशोषित करने वाले महासागर माने जाते हैं। तो अगर आप इसमें क्षारीय बढ़ा देते हो, तो क्षारीय जब बढ़ा दोगे तो जो कार्बन है वो अगर आप देखोगे तो अवशोषित नहीं करेगा, कम करेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो क्षारीय जो प्रकृति होती है वो एक्चुअली में देखा जाए तो सोडियम वो एक्चुअली में धातु से बनती है, राइट, धातु से जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है, जल से क्रिया होती है, उसकी ऑक्सीजन क्रिया होती है, तो वो क्षारीय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षारीय बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल में एक क्षारीय ले लेते हैं, जैसे कि Na सोडियम, NaH2O, तो ये एक प्रकार का सोडियम, ये क्या है, क्षारीय बनाएगा। इसके बाद आप जानते हो अम्लीय की बात करें तो अम्लीय में आप जानते हो जैसे जैसे मैग्नीशियम, ये भी क्षारीय बनाता है, मैग्नीशियम है, ये भी जल से क्रिया करेगा, क्षारीय बनाता है, मैग्नीशियम हुआ।
ठीक है। और आपको मिल जाएंगे सोडियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं सारी क्षारीय प्रकृति की होती हैं, जबकि गैसें जो होती हैं अम्लीय प्रकृति की होती हैं। तो आप जानते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस है तो इसको अब्जॉर्ब कौन कर रहा है? महासागर। और महासागर में किस प्रकार का होता है कार्बन? वो होता है CO3 के रूप में। ठीक है, CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, महासागर में CO3 के रूप में होता है। तो आप एक बात ये बताओ कि चूना मिलाकर महासागर में अगर क्षारीयता हम बढ़ा देंगे तो इससे क्या है, सिक्रिपिटेशन कार्बन अपग्रेड की जा सकती है क्या? अरे कैसे आप ये तो कम कर देगा ना, ये चूना मिलाकर आप क्षारीय बढ़ा दोगे तो 100% ये कम कर देगा। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि महासागर जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं। अब बात ये आ गई कि जब आप क्षारीयता बढ़ा दोगे तो क्षारीयता का मतलब है उसमें आप क्या मिला दोगे? चूना। और चूना मिला दोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कहाँ करेगा? नहीं करेगा ना, कम कर देगा। तो इस वजह से ये जो है एक सिक्रेटेशन ऑफ कार्बन अपग्रेड की प्रक्रिया को वो प्रयोजन नहीं देता है। राइट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये तो सही है। पहला है बड़े पैमाने पे बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सैल। बड़े पैमाने पर बारीक से पिसी हुई जो बेसाल्ट है ना, खेतों में बिछाओ। अब खेतों में बिछाना है तो बारीक देखो, तो खेतों में बिछाना है तो खेतों में आप जानते हो बेसाल्ट एक प्रकार का क्या होता है, लौह अयस्क एक प्रकार का होता है। बेसाल्ट में क्या पाया जाता है? लौह पाया जाता है। अब लौह की अगर परतें आप इसमें खेतों में बिछाओगे, खेतों में बिछाओगे तो अब क्या हो जाता है कि जब खेतों में बिछा देते हो तो यहाँ पर लौह की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, लौ की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जब लौ की मात्रा आपको अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर उपस्थित जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, गैसों की बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो ज़मीन में होती है तो वो एक्चुअली में लीचिंग तरीके से नीचे अब्जॉर्ब हो जाती है। कैसे हो जाती है? नीचे इस प्रकार से अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वाली जो बात है ये सही है, जबकि ये दूसरी गलत है। तो जब पिसी हुई बेसाल्ट सेल होती है, जब खेतों में बिछाओगे तो जब लौ आएगा तो उसमें जब पानी गिरेगा तो वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, बढ़िया से पोषक तत्व तो आएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीचिंग तरीके से नीचे जैसे चला जाता है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना जैसे पेड़ पौधे जहाँ दबते हैं तो हमेशा याद रखना, तो वो भी आप जानते हो जब निरंतर गतिविधियां होती रहती हैं तो वो नीचे चले जाते हैं। तो कार्बन इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि जब ऊपर से बेसाल्ट सेल बिछाओगे तो बेसाल्ट सेल एक लॉयस को होता है, और लॉयस से आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्चुअली में देखा जाए तो उसको क्या करती है वो, उसको क्या बोलते हैं, वो एक विधि होती है, उस विधि के माध्यम से वो क्या होता है कि इनके बीच में आपस में एक क्या होता है, टकराव होता है। ठीक है, तो उसको एक अलग करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाओगे तो उससे क्या आता है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है वो नीचे जो होने लगती है, नीचे लीचिंग तरीके से जाने लगती है। तो वो एक प्रकार से एक भंडारीय के रूप में काम करती है, विभक्ति या सिक्रेशन कार्बन अपग्रेड के रूप में काम करती है। तो एक और दो, ये दो कुछ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो। आ, ये साइंस क्वेश्चन है, ये साइंस वाले जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हम्म। देखो एक क्वेश्चन ये 73 जो 77 है ये पॉलिटी संबंधित है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि राज्यों की आंतरिक विक्षोभों से बचाएं। आंतरिक विक्षोभ को आपको क्या कह सकते हैं? आंतरिक विक्षोभ कौन कौन से हो सकते हैं? आंतरिक विक्षोभ, प्राकृतिक विक्षोभ या मानव गतिविधियों की विक्षोभ। ठीक, तो आंतरिक विक्षोभ में हम दोनों विक्षोभ ले लेते हैं। तो केंद्र सरकार का ये दायित्व है, यानी संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार यानी कि संविधान में कोई ऐसी बात कही गई है कि केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि अगर राज्यों में किसी प्रकार की गतिविधि होती है, राज्य सरकारों में
अगर राज्यों में किसी प्रकार की आंतरिक विक्षोभों से संबंधित कोई गतिविधियां होती हैं तो उसमें केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उन चीज़ों से बचाए, और ये बात जो है वो संविधान में कही गई है। कहने का मतलब इसका ये है, संविधान में ये बात कही गई है। तो वैसे हालांकि मुझे आप जानते हो ऐसी संविधान में कोई बात देखने को तो नहीं मिलती है। हाँ, अलग अलग विचारों से विचार विमर्शों के तरीके से हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम इसको लें तो ऐसी कोई बात हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मेरे लिए भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये डाउट वाला है, क्योंकि संविधान में इस प्रकार का दायित्व की बात है। दायित्व का मतलब है कि एक प्रकार का इसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो आंतरिक राज्यों को बचाए। हाँ, अपने विवेक के अनुसार ही वो कर सकता है, सब कुछ है, वो अलग बात होती है। ठीक है, अनुदान देना है, उसको सहायता करना है, लोगों को जागरूक करना है, किसी भी प्राकृतिक परिस्थितियों में सरकार उन पे उनकी रक्षा करती है, केंद्र सरकार रक्षा करती है, वो अलग बात है, लेकिन संविधान के अनुसार ये दायित्व बनता है। तो ऐसी बात मुझे देखने को नहीं मिलती है फिलहाल में। अगर हाँ अलग अलग कई आर्टिकलों में ये व्यवस्था की गई हो, ओके, तो वो बात अलग हो सकती है। जैसे अनुच्छेद 21 है, किसी की रक्षा करना है तो वो उसके हिसाब से सबका दायित्व बन जाता है। अलग अलग हो सकता है। चलो, तो इस पर हम बाद में, ये मेरे लिए भी एक प्रकार का डाउटफुल है, पहले ही जब ऑप्शन डाउट है। चलो, तो इस पर हम बाद में बातचीत कर लेंगे। इस पर हम थोड़ा इस पर रिसर्च करेंगे, खूब जानकारी करेंगे, तब इस पर हम बातचीत करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब क्वेश्चन हम भी कर दें, काफ़ी क्वेश्चन हमारे से भी नहीं बनेंगे, काफ़ी कठिन क्वेश्चन काफ़ी हैं यूपीएससी में पूछा गए हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम बता दे रहे हैं। निर्वाचन के बारे में, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभा में नामनिर्देशित किए गए सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। तो देखो, एक बात हम आपको बता दें, संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभा में नामनिर्देशित किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में, देखो ये वाला आप जानते हो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप जानते हो कि वो सदस्य शामिल नहीं होते हैं जो राष्ट्रपति या राज्यपाल नामनिर्देश करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं, एंग्लो इंडियन को करता है, प्लस भी 12 सदस्य वो होते हैं, जैसे राष्ट्रपति चुनता है राज्यसभा में। ठीक है, और विधानसभा में एंग्लो इंडियन एक चुनता है राज्यपाल। तो वो संसद, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये दिमाग में रखना। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग विधानसभा के सदस्य, चाहे निर्वाचक हों चाहे नामांकित किए गए हों, वो सदस्य नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। निर्वाच्य जो विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं, उस राज्य के प्रत्येक एमएलए का वोट भी उतना ही अधिक होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये व्यवस्था है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो निर्वाच्य विधानसभा जो सीटें होती हैं, तो जनसंख्या के आधार पर सीटें को निर्धारित किया गया है। तो आप जानते हो जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट है मान लो 403 है। ठीक है, तो आप एक बात ये खुद समझ सकते हो कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसी हिसाब से यहाँ की विधानसभा की सीटें अधिक हैं। तो जब विधानसभा की जब सीटें अधिक होंगी तो उसका जो वोट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी कि नहीं, वोट वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, तो राइट, तो ये बात सही है। तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का वोट मान केरल के प्रत्येक एमएलए वोट से अधिक है। हाँ, ये भी सही हो सकता है। देखो, आपको मैं एक बात बता दूं कि दक्षिण भारत में अगर आप देखोगे तो दक्षिण भारत में जो वहाँ की जनसंख्या कम है। ठीक है, वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या कम होने की वजह से, जनसंख्या कम होने की वजह से आप जानते हो कि वहाँ पर सीटें जो हैं वो कम हैं। ठीक है, अब वहाँ पर सीटें कम हैं तो हमेशा दक्षिण भारत के लोग कहते हैं कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करा दिया, जबकि उत्तर भारत के लोग जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं निरंतर। ओके, तो इस प्रकार से उत्तर भारत में जो जो उत्तर भारत में या मध्य प्रदेश भी है एक प्रकार का, ये भी देखोगे ना तो ये भी एक उत्तर और मध्य वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो इस प्रकार से इसके वोट का मान अधिक है, तो ये हो सकता है, हो सकता है, हम मान सकते हैं इसको, हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद आता है पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान अरुणाचल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान के से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी कुल जनसंख्या निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात में अधिक है। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, ये डाउट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान अरुणाचल प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं पता कि अधिक है कि कम है, क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात इसने ये और बोल दी है, क्योंकि क्योंकि ये शब्द जो है इस पे इसको प्रदर्शित कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक है। यहाँ में देखो दो बातें दी गई हैं। पहली बात तो ये कही गई है कि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए का जो वोट मान है अरुणाचल के प्रत्येक एमएलए के वोट मान से अधिक है। दूसरी बात यहाँ कही है कि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात से अधिक है। लेकिन यहाँ तक को क्या था, यहाँ पे इसने बात को चेंज कर दिया, ठीक। यहाँ पे इसने पहले में कहा है कि पुदुचेरी के एमएलए का वोट का मान अरुणाचल प्रत्येक एमएलए से अधिक है पुदुचेरी का, जबकि दूसरे में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी कुल जनसंख्या निर्वाचित सीटों की संख्या के अनुपात से अधिक है। तो क्योंकि जो शब्द है इस बात को सही कह रहा है, सुनना ध्यान से, इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि यही देखो कोई भी शब्द आता है क्योंकि का मतलब ही यही होता है कि हम कोई अगर सेगमेंट दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्योंकि वो एक रिजल्ट को प्रदर्शित कर देता है कि हाँ हम किसी चीज को वास्तविक प्रमाणित करने की बात कहना चाह रहे हैं। भले ही मुझे नहीं पता है कि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान प्रत्येक के एमएलए के वोट का मान से अधिक है, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने एक बात यहाँ ये कह दी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात से अधिक है। तो ये बात इस बात को प्रमाणित अब कर दी है उन्होंने कि हाँ कि अगर कुल जनसंख्या निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात से अगर अधिक होगा तो पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान भी अधिक हो जाएगा। ये ओबियसली अगर इतना कह देता कि पुदुचेरी प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है तो हम कंफ्यूज क्रिएट होता, मुझे नहीं पता था, हम कंफ्यूज क्रिएट हो जाती। लेकिन इसने बात ये अब प्रमाणित कर दी है क्योंकि है, क्योंकि यानी कि पुदुचेरी के एमएलए का वोट का मान अधिक है। क्यों है अधिक है, इसका कारण उसने बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या निर्वाचित सीटों की संख्या के अनुपात से अधिक है, इसलिए पुदुचेरी के एमएलए का वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के वोट के मान से अधिक है। इस कारण ये हो जाएगा सही। वैसे तो हम इसको सही नहीं मानते, हम इस प्रकार से इसको सही मान लेंगे। चलो तो इसमें कितने सही है, 3 सही हम लगाएंगे। अब यूपीएससी क्या करता है, वैसे तो हमारे हिसाब से ये 3 सही माने जाएंगे। चलो चलो तो अब हम बात करेंगे 81 क्वेश्चन की। तो ये हिस्ट्री से संबंधित है, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे ना लास्ट लेक्चर में, तो इसमें हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 81वां जो क्वेश्चन है ये कह रहा है भारतीय इतिहास में अलेक्जेंडर री, एच ए लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। तो आपको एक बात मैं बता दूं, ये तो फैक्ट क्वेश्चन है। आप इनके बारे में अगर आपने किसी का भी नाम सुना हो, वैसे आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर री का भी नाम आपने सुना होगा, एच एस लॉन्गहर्स्ट का नाम सुना होगा और वाल्टर इलियट का। इन दो का नाम तो नहीं सुना होगा, ये तो हम समझ सकते हैं, शायद सुना हो तो मुझे नहीं पता। मैंने इनका जरूर सुना है, अलेक्जेंडर री रहे हैं, एच ए लॉन्गहर्स्ट रहे हैं,
वाटर एजेंट्स रहे, इनकी तो एक बुक भी मिलती है, ठीक है, इन्होंने अपने नाम पे तो एक बुक भी लिखी है। तो ये एक प्रकार के कौन रहे हैं, आर्टू लेक्चर रहे हैं, यानी पुरातात्विक संबंधित ये रहे हैं, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये लॉन्गहर्स्ट जो रहे हैं इससे संबंध रहे हैं। जो वाल्टर एट्रियल रहे हैं ये भी अगर आप देखोगे तो ये एक सर्विस रहे औपनिवेशिक में, एक जो ब्रिटेन के औपनिवेशिक जब भारत रहा है तो ये एक सिविल सेवा में भी इन्होंने काम किया है। लेकिन सिविल सेवा के साथ साथ ये भी एक प्रकार के देखा जाए तो पुरातात्विक से संबंधित ये रहे, पुराविद से संबंधित ये रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाल्टर इलियट है, लॉन्गहर्स्ट है, तो ये जो रहे हैं ये पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित हम इनको शामिल कर लेते हैं, ठीक है। प्रेस की स्थापना से रहे, रेती रण गिरजा, ऐसे कुछ नहीं हुआ भारत में जेल, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों गलत हैं, पहला ही इसका सही है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन एक नीचे अभ्यासमा क्वेश्चन भी है, तो भी थोड़ा हल कर लेते हैं। कहाँ क्वेश्चन कठिन आए थे बताओ, कठिन है, कठिन है, कहाँ क्वेश्चन कठिन है। बेसनगर ये एक प्रकार का विदिशा वाला जगह है, मध्य प्रदेश, बेसनगर, ठीक है, बेसनगर। शैव गुफा, शैव गुफा, देखो विदिशा जब जाओगे तो बेसनगर होते ही जाते हैं, पहले तो बेसनगर विदिशा की जगह पे हम मान सकते हैं। तो शैव गुफा, तो यहाँ पर जो शैव गुफा थी ये जो परमार वंश था, ठीक, परमार वंश था, ने क्या किया था, इन शैव गुफाओं का निर्माण कराया था विदिशा, ठीक, बेसनगर में, विदिशा में ही कराया था परमार वंश में, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको। भाजा आपको मिल जाएगा, ये भाजा में बौद्ध गुफाएं मंदिर मिल जाती हैं, ठीक है, भाजा। वैसे अब मंदिर की यहाँ बात की गई है तो मंदिर तो हम वहीं कह सकते हैं, एक्चुअली में बौद्ध गुफाएं और शैव गुफाएं, ये गुफाएं मिलेंगी। अब मंदिर हैं उसमें अंदर से बनाए गए हों तो ये क्वेश्चन कठिन हो जाता है। वैसे बौद्ध गुफा हैं, शैव गुफा हैं, जैन गुफाएं तो ये मिल जाएंगे, ओके, बौद्ध गुफाएं, शैव गुफाएं ये सब मिल जाएंगी। लेकिन लेकिन ये भी कहता है कि मंदिर आगे जब ये लगा देता है तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा ना टफ बन जाता है। तो वैसे गुफाएं जो होती हैं एक प्रकार से अगर उनमें पूजा पाठ होने लगता है तो उनको हम मंदिर का स्वरूप बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी गुफाएं जो हैं मिली हैं, शैव गुफा मंदिर बेसनगर में मिल जाएंगे, ठीक है। परमार वंश ने शैव गुफाओं का निर्माण करवाया था। भाजा, भाजा पुणे में अवस्थित है, ठीक है, तो भाजा अगर आप देखोगे तो पुणे में है। तो यहाँ पर चट्टानों से काटकर बनाई गई थी गुफाएं हैं। तो यहाँ पे लगभग में आप देखोगे तो भाजा एक प्रकार गांव है, ये भाजा जो है ना ये गांव है, तो गांव में आप देखोगे 400 ऊपर फीट पे ये बौद्ध गुफाएं वहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो बौद्ध गुफाएं हैं वहाँ भी आपको मिल जाएंगे, बौद्ध स्कूल भी मिल जाएंगे, चैत्य मिल जाएंगे, ये सब कुछ वहाँ देखने को मिल जाते हैं, ओके। और ये अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे 12 आपको गुफाएं मिलेंगी, भाजा में आपको 12 गुफाएं बौद्ध गुफाएं की मिल जाएंगी, तो ये बात सही है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र में पुणे है तो वहाँ पे आपको ये गुफाएं मिल जाएंगी, ओके। इनको भाजा गुफाओं को वहाँ पे कारला गुफाओं के नाम से भी जानते हैं। पाटन गुफा, नासिक गुफा, कारला गुफा, बेटसे गुफा, ये सब वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये भाजा में जैसे कारला गुफा हुआ, ठीक है, और बेटसे गुफा है, और भी गुफाएं हैं जैसे कि पाटन बौद्ध की गुफा है, लिखना चाहो लिख सकते हो, पाटन बौद्ध की गुफा है, तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। संतन वासन तो यहाँ पे जैन गुफा मिलेंगी ही, क्योंकि संतन वासन पूरा की पूरा जैन गुफाओं से, जैन वहाँ पे ये तो जैन के लिए ही प्रसिद्ध था। सत्तन वासन में तो जैन ही माने जाते थे, राइट। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये तीनों की तीनों बातें सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 7 अगस्त को हाँ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो ये बात सही है, 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस मनाते हैं,
ठीक है। हथकरघा दिवस तो क्यों मनाते हैं? हथकरघा दिवस को, हथकरघा को लेकर के आप जानते हो गांधी जी ने सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने सबसे ज़्यादा इसी पे बल दिया था, किस पे? हथकरघा पे। ठीक है, तो जो छोटे छोटे उद्योग होते थे, चलो तो आपको पता होना चाहिए जो 7 अगस्त को जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो 7 अगस्त को ही मनाते हैं। कि ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं बुनकर वगैरह, उस इसी में आ जाते हैं, हथकरघा में। और 7 अगस्त को आप जानते हो ना, और आप जानते हो कि जब स्वदेशी आंदोलन जब लॉन्च किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को, तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में आया था, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के प्रतिरूप में ही अपनी स्वदेश की वस्तुओं को अपनाने के लिए ये राष्ट्रीय हथकरघा को अपनाया गया था कि बुनकर अपने यहाँ पे ये सब बनाएंगे और अपने यहाँ पर ही ये स्वदेश के रूप में ही अपने यहाँ पे ये प्रयोग करेंगे, उसको यूज करेंगे, राइट। उसी के लिए ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर 7 अगस्त को आप जानते हो क्या हुआ था? ये 7 अगस्त जो 1995 है ना, ये किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से है। ठीक है, ये स्वदेशी आंदोलन से है। और उसी तारीख को, जिस तारीख को 1905 में, जिस तारीख को स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था, राइट, जिस तारीख को स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था 7 अगस्त को, उसी तारीख से ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, राइट। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? जिस तारीख से स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन तो आपको पता ही था कि आप जानते हो जब बंगाल का जब विभाजन हो गया था, तो बंगाल विभाजन के समय में 1905 में हुआ था, तो जब बंगाल विभाजन के समय में आप जानते हो कि भारत ने, कुछ बुद्धिजीवी जो लोग थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की बात कही थी। तो स्वदेशी आंदोलन में आप जानते हो कई सारे लोग रहे हैं हमारे यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन को लेकर तिलक रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन लेके और भी रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए, तो स्वदेशी आंदोलन की मांग की थी इन्होंने। तो ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 1905, 7 अगस्त 1905 में, ये 7 अगस्त 1905 में ही हथकरघा दिवस आया था स्टार्टिंग में, और ये स्वदेशी आंदोलन के ही रूप में इसका एक प्रतिरूप है ये। ठीक है, लेकिन एक बात ये है, इसमें जो कहा गया है कौन सा कथन सही है, तो कथन एक और दोनों दोनों सही है। कथन एक और दो दोनों सही है, तो कथन तो दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन तथा कथन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, कथन ही कथन दोनों सही है तथा कथन एक की सही व्याख्या है। लेकिन एक बात इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो किसकी देन है? स्वदेशी आंदोलन की है। किसकी देन है? स्वदेशी आंदोलन की है क्या? तो अगर स्वदेशी आंदोलन ने ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसको मानते हैं, ठीक है, वैसे ये अपनी अपनी जगह तो अलग अलग हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अलग है। ठीक है, वो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बुनकर को संबंधित है। ओके, और स्वदेशी आंदोलन जो है वो अपनी जगह पर है, स्वदेशी आंदोलन है अपनी वस्तुएं अपनाना, ये बुनकर करना, तो ये अपनी अपनी जगह तो पैसे तो भिन्न देख रहा है। लेकिन आप जानते हो कि इसकी स्वदेशी आंदोलन जब आया था तो उसमें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को हमने मान्यता दी थी, तो ये बात तो सही है। लेकिन लेकिन आप इसको इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि आप जानते हो कि ये इसमें इससे इसका संबंध जो देखा जाए वो एक गुणात्मक संबंध नहीं है। ठीक है, इसका कोई गुणात्मक संबंध नहीं है कि स्वदेशी आंदोलन से, अगर स्वदेशी आंदोलन है तो हर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, हाँ उसी दिन माना गया था, वो बात अलग है। तो इसका कथन सही व्याख्या हम नहीं लेंगे, इसलिए इसके अंदर हम बी को शामिल कर लेंगे। चलिए, 84 क्वेश्चन। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मीटर 400 मीटर के बीच में है, मीटर है मानक आमाप। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मानक आमाप 600 मीटर 400 मीटर है। तो एक बात मुझे ये बताओ,
600 मीटर से 400 मीटर तक का अभी कोई भी ऐसा मानक आमाप नहीं है, ठीक है। 600 मीटर से 400 मीटर तक का अभी भी कोई भी ऐसा आमाप नहीं बनाया गया है, से सब छोटा ही रहा है, इतना कोई भी नहीं बनाया गया है। ध्वज की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई 3/5 है, तो ये तो बात सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही है, तो ये पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। ओके, चलो इसमें एक बात कही है संविधान दिवस, तो संविधान दिवस जो है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने की संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, संविधान दिवस को 26 नवंबर को ही मनाते हैं, कि 26 नवंबर को आप जानते हो क्या हुआ था 1949 में, 26 में पूर्ण तरीके से संविधान के जो भी पार्ट थे वो अंगीकृत कर लिए गए थे। ओके, इसलिए संविधान जो दिवस है वो उसी दिन को हम मनाते हैं, 26 नवंबर को। दूसरा है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। तो देखो इन्होंने भाषण जरूर दिया था 26 नवंबर 1949 को। ओके, इन्होंने भाषण दिया था भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उनकी जो समिति जो बनाई गई थी ये 29 अगस्त को बनाई गई थी 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ये क्या बनी थी, प्रारूप समिति। गठन जो हुआ था प्रारूप समिति का ये 19 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन उन्होंने भाषण जो दिया था संविधान सभा में, ठीक है, वो कब दिया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे बात जो कही गई है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने एक अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। तो 1949 को समिति ना बना करके उन्होंने 19 अगस्त 1947 को उन्होंने समिति बनाई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है, उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, तो इसमें पहला सही है और किंतु दूसरा गलत है, ठीक। चलो अब ये आते हैं इकोनॉमी से, एक ज्योग्राफी क्वेश्चन ये और है। स्विट्जरलैंड मूल के आधार पर स्वर्ण की अग्रणी निर्यातकों में से एक है। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निश्चय रिजर्व है। पहला तो दक्षिण अफ्रीका है। चलो इस पे हम काफ़ी जानकारी डाटा जुटाएंगे, फिर इस पे हम डिस्कशन करेंगे बढ़िया तरीके से। ओके तो मैंने थोड़े जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जो भी ज्योग्राफी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व किए। के बाद मैंने कुछ हिस्ट्री पॉलिटिक क्वेश्चन भी थे उनको भी मैंने सॉल्व किया है। अब इकोनॉमी है और कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, साइंस के भी हैं, तो ये 2 लेक्चर के अंतर्गत उनको भी हम समझ लेंगे और पूर्ण रूप से जानकारी दे देंगे। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। इसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, ओके, ताकि जागरूक हों। क्वेश्चन इतना ज़्यादा पेपर टफ भी नहीं आया है, क्वेश्चन टफ है, अगर आप कॉमन सेंस लगा लेते हो तो 100% कर जाओगे। कुछ फैक्ट से संबंधित ज़्यादा कुछ जानकारी दिया गई हैं, तो इसलिए यूपीएससी वालों एस्पिरेंट के लिए टफ लग रहा है। ओके, चलिए।